जय हिंद दोस्तों। तो जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था, है ना, जो पिछले हमारे अभी 2-3 लेक्चर्स हुए उसमें हमने अर्थ के इवोल्यूशन को लेकर पढ़ा। अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ, इवोल्यूशन कैसे हुआ, हमारे यूनिवर्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ, फॉर्मेशन कैसे हुआ, जो अलग अलग प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में उनके बारे में हमने पढ़ा था। फिर जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था कि जो हमारी लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ। फिर हमारी जो अलग अलग लेयर्स है अर्थ की वो कैसे फॉर्म होती है। उसके बाद जो क्लास थी उसमें रोटेशनल रिवॉल्यूशन, जो मूवमेंट होते हैं अर्थ के, हमने वो पढ़े थे। अब आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे कि अर्थ पे जो हमें वेरियस टाइप के लैंडफॉर्म्स मिलते हैं, माउंटेन्स मिलते हैं, कॉन्टिनेंट्स मिलते हैं, ओशियंस मिलते हैं, ये सब फॉर्म किसके कारण होता है। तो हम देखेंगे कि इसमें कुछ प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती है। इन्हीं प्रोसेसेस को हम जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस बोलते हैं। तो जो जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। एक तरीके से बोला जाए तो हम पढ़ रहे हैं जियोमॉर्फोलॉजी। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि जियोमॉर्फोलॉजी क्या होता है। तो आप देखोगे कि यही जो फिजिकल फीचर्स है अर्थ के, फिजिकल फीचर्स यानी क्या, माउंटेन हुआ, प्लेट्यू हुआ, प्लेन हुआ, इन सब की जो स्टडी है। फिर उसके बाद आप देखोगे कि अर्थ सरफेस पे सारे फिजिकल फीचर्स हमें मिल रहे हैं, इनकी जो स्टडी है उसी को हम बोल रहे हैं जियोमॉर्फोलॉजी। और इनकी स्टडी क्या आ जाएगी, इनका फॉर्मेशन आ जाएगा, किस तरीके से फॉर्म हुए हैं, फिर ये एक दूसरे से किस तरीके से रिलेटेड है, क्या क्या इनके पीछे फोर्सेस है जो कि इनके फॉर्मेशन में हेल्प कर रही है। तो इन सब फोर्सेस के बारे में हमें पढ़ना है। अभी जो इनका जो फॉर्मेशन है इसको बोला जाता है जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस, इसको बोला जाता है जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। जियोमॉर्फिक प्रोसेस अगर आप समझोगे तो इसका मतलब ये होता है कि अर्थ पे जो भी हमें सरफेस पे दिख रहा है, अर्थ सरफेस पे जो भी लैंडफॉर्म्स हमें दिख रहे हैं उनका क्या होना, फॉर्मेशन होना। अर्थ सरफेस पे जो भी लैंडफॉर्म हमें दिख रहे हैं उनका फॉर्मेशन और डिफॉर्मेशन होना। जनरली आप देखोगे अर्थ सरफेस पे क्या होता है, ग्रेविटी जो रहती है अर्थ के अंदर से एक्ट होती है, उसके कारण एक प्रोसेस होती है ग्रेडेशन। ग्रेडेशन का मतलब क्या, कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई ऊंचा पार्ट है, फिर इधर के आप जाओगे यहाँ पर कोई नीचा पार्ट है। तो ग्रेडेशन का मतलब क्या है कि जो यहाँ का जो मटेरियल है ये धीरे 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 आकर इधर डिपॉजिट होने लग जाएगा और ये दोनों कैसा हो जाएंगे, प्लेन में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्रेडेशन। यहाँ से जो मटेरियल निकल रहा है ये डिग्रेडेशन, और यहाँ जो मटेरियल डिपॉजिट हो रहा है ये हो जाता है एग्रेडेशन। तो ये ग्रेडेशन वाली जो प्रोसेस है ये अर्थ पर चलती रहती है। कहीं पर जो आप देखोगे डिग्रेडेशन देखने को मिलेगा, कहीं पर हमें एग्रेडेशन देखने को मिलेगा। अब हम ये समझ लेते हैं कि क्या क्या ऐसी हमारी फोर्सेस है जो कि इन्वॉल्व होती है उसमें। तो जनरली इन फोर्सेस को हम दो तरीके से पढ़ते हैं, एक हमारी होती है एंडोजेनिक, सेकंड हमारी होती है एक्सोजेनिक। एंडोजेनिक, एंडो वर्ड का मतलब ही इंटरनल है ना, तो अर्थ सरफेस के अंदर से जो फोर्सेस एक्ट करेगी उन फोर्सेस को हम बोल देंगे एंडोजेनिक। और वो सारी फोर्सेस जो कि अर्थ सरफेस पर एक्ट कर रही है वो हमारी हो जाएगी एक्सोजेनिक फोर्सेस। अब इनके जब हम टाइप्स पढ़ेंगे तो उससे हमें समझ में आएगा। अब एंडोजेनिक फोर्सेस है इसको आप डायोस्ट्रोफिज्म में कैटेगराइज कर सकते हो। डायस्ट्रोफिज्म अगर आप यहाँ पर देखो तो एक तो होती है एपेरोजेनिक, एक होती है ओरोजेनिक। डायस्ट्रोफिज्म बहुत ज़्यादा स्लो होती है, कभी कभार कुछ सडन मूवमेंट भी होती है। मतलब आपका क्या है, जो एपेरोजेनिक, ओरोजेनिक, एपेरोजेनिक का मतलब होता है कि माउंटेन फॉर्मेशन, और सॉरी ओरोजेनिक का मतलब होता है माउंटेन फॉर्मेशन। आपका एपेरोजेनिक जो है उसका मतलब होता है कॉन्टिनेंट का फॉर्मेशन। तो ओरोजेनिक और एपेरोजेनिक है, ये बहुत स्लो प्रोसेस है, बहुत हजारों साल लगते हैं इन प्रोसेसेस को। ये जब एक्ट करती है तो हजारों साल में लैंडफॉर्म जो है वो बनते हैं। फिर कुछ सडन मूवमेंट भी हमें देखने को मिलती है, अर्थक्वेक भी मिलता है, वॉल्केनो भी मिलता है। मगर जनरली अर्थक्वेक को भी एंडोजेनिक के अंडर ही स्टडी किया जाता है ना। एंडोजेनिक में हम दो हिस्सों में इसको क्लासिफाई कर देंगे एंडोजेनिक में। एक तो हमारा हो जाएगा डायस्ट्रोफिज्म और सेकंड इसमें हमारा हो जाएगा वॉल्केनिज्म। एक क्या हो जाएगा हमारा डायस्ट्रोफिज्म और सेकंड हो जाएगा वॉल्केनिज्म। तो डायस्ट्रोफिज्म में ही अर्थक्वेक को हम स्टडी करेंगे। ये जो सडन है अर्थक्वेक, सडन मूवमेंट तो है लेकिन इसको स्टडी हम किसके अंडर करेंगे, डायस्ट्रोफिज्म में। कभी भी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अर्थक्वेक जो है वो कौन सी में आएगा, डायस्ट्रोफिज्म में आएगा, तो उसका सही आंसर यही होगा कि इट विल बी इंक्लूडेड इन डायस्ट्रोफिज्म। फिर एपिरोजेनिक में अपवर्ड डाउनवर्ड देखेंगे हम, ओरोजेनिक में टेंशन कंप्रेशन देखेंगे हम कि कैसे कंप्रेशन और टेंशन से आपके माउंटेन जो है वो फॉर्म होंगे। एपिरोजेनिक में देखेंगे कैसे अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट से हमारे कॉन्टिनेंट जो है वो फॉर्म होंगे। सेकेंड आ जाती है हमारी एक्सोजेनिक फोर्सेस। एक्सोजेनिक फोर्सेस जो है वो हमारी सरफेस पर एक्ट करती है।
अर्थ सरफेस पे जो है, अर्थ सरफेस जो है उस पे एक्ट ये करेगी। इस पे क्या करेगी, या तो लैंडफॉर्म्स को हटाएगी अर्थ सरफेस से, या फिर कोई नए लैंडफॉर्म ये बनाएगी। तो इसमें जनरली हम पढ़ेंगे वेदरिंग, इरोजन, या फिर एक्सोजेनिक को मैं बोल दूं कि इसमें हम पढ़ेंगे डेन्यूडेशन। इसमें हम पढ़ेंगे डेन्यूडेशन। डेन्यूडेशन में हमारा वेदरिंग भी आ जाएगा, इरोजन भी आ जाएगा, थर्ड एक आता है आपका डिपोजिशन, वो भी आ जाएगा, और एक और इसके अंदर हमें पढ़ना है मास मूवमेंट्स। एक और इसके अंदर हमें पढ़ना है मास मूवमेंट्स। तो ये सारी चीजें आपकी डेन्यूडेशन के अंडर आती है। यानी हमने जो एंडोजेनिक देखा था, एंडोजेनिक में हम पढ़ेंगे डायस्ट्रॉफिज्म और वॉल्केनिज्म, दो चीजें। और आपका एक्सोजेनिक जो है उसमें हम पढ़ेंगे डेन्यूडेशन। डेन्यूडेशन में ये चारों प्रोसेस आपकी वेदरिंग, इरोजन, डिपोजिशन, मास मूवमेंट। अच्छा, इसमें एक और रहता है, वैसे जो मास मूवमेंट है ये ट्रांसपोर्टेशन में आ जाती है। इसके साथ एक और आप यहाँ पर पढ़ते हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन बोल देता हूँ मैं उसको, क्या बोल दूँ मैं इसको, ट्रांसपोर्टेशन। अभी हम इनको अच्छे से समझेंगे कि आखिर ये होती क्या है। अब आप देखोगे वेदरिंग अलग अलग टाइप्स की होती है ना, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। अच्छा, ये जो प्रोसेस है वेदरिंग की, ये एक प्रोसेस है, लेकिन बहुत सारे ऐसे फैक्टर है जिसके कारण ये प्रोसेस होती है। इनको हम बोलते हैं एजेंट्स। आपकी जो एक्सोजेनिक फोर्स है वो बहुत सारे एजेंट्स के कारण होती है। ये एजेंट्स क्या हो जाते हैं, आइस हो जाती है, रिवर वाटर हो जाता है, सी, विंड, अंडरग्राउंड वाटर, ये सारे आपके क्या हो जाते हैं, जियोमॉर्फिक एजेंट्स हो जाते हैं, जो कि सरफेस पर एक्ट करते हैं। या तो किसी सरफेस को क्या करेंगे, वहां का डिग्रेडेशन करेंगे, या फिर किसी सरफेस का वो एग्रेडेशन करेंगे। तो इन दो के बारे में हमें पढ़ना है कि हमारी जो डिग्रेडेशन हुआ, फिर हमारा जो मतलब एंडोजेनिक फोर्स है, एक्सोजेनिक फोर्स है, वो आखिर होता क्या है। अब पहले हम इन फोर्सेस को समझे, इसके पहले हम समझ लेते हैं कि ये जो फोर्स जो है ये एक्ट किस कारण से करती है। इन फोर्स के पीछे की जो एनर्जी है, ये एनर्जी कहाँ से आ रही है, इसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो आप देखोगे कि अर्थ पे जितनी भी हमें एनर्जी दिख रही है, वो एनर्जी चार मेन कारणों की वजह से आ रही है। पहला है रेडियो एक्टिव डिके। रेडियो एक्टिव डिके का मतलब होता है कि हमारी अर्थ सरफेस है उसके अंदर बहुत सारे रेडियो एक्टिव मिनरल्स मिलते हैं। यही रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हुए, मिनरल्स हुए, ये क्या करते हैं, धीरे धीरे इनके अंदर डिके होता है और ये एनर्जी को रिलीज करते हैं। तो एक तो ये एनर्जी हो गई हमारी। फिर एक और इसके अंदर आ गया टेक्टोजेनेसिस। टेक्टोजेनेसिस का मतलब ही होता है, जेनेसिस का मतलब ही किसी चीज का फॉर्मेशन। तो टेक्टो यानी जो आपकी प्लेट्स है उनका फॉर्मेशन, उनके फॉर्मेशन से भी आपकी बहुत सारी एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। फिर अर्थ का जो रोटेशन है, अर्थ का रोटेशन अभी हम इसको पढ़ेंगे अच्छे से। अर्थ का जो रोटेशन है, रोटेशन के कारण भी आप देखोगे कि ऊपर की जो क्रस्ट है उसके अंदर कंप्रेशन, टेंशन, ये सारी चीजें प्रोड्यूस होगी। फिर क्लाइमेटिक फैक्टर्स होंगे हमारे, विंड हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, प्रेशर बेल्ट हो जाएंगे। ये भी क्या करते हैं कि सरफेस पर एक्ट करते हैं, और सरफेस पर जो हमें अलग अलग लैंडफॉर्म मिलते हैं उनको फॉर्म या डिफॉर्म करने में हेल्प करते हैं, है ना। ये जो एजेंट्स हमें दिख रहे हैं, ये एजेंट्स हम पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे लैंडफॉर्म्स को, कि अर्थ पे जो अलग अलग लैंडफॉर्म्स है, एयर के द्वारा जो फॉर्म किए जाते हैं, वाटर के द्वारा जो फॉर्म किए जाते हैं, रिवर्स के द्वारा, ग्लेशियर्स के द्वारा, उसमें इसको हम और अच्छे से एक्सप्लेन कर कर चलेंगे। अभी तो हमारा मेन फोकस इन्हीं पर रहेगा कि एंडोजेनिक मूवमेंट हमारी क्या है, एक्सोजेनिक मूवमेंट हमारी क्या है। यहाँ पर देखो एक हमारे पास फोटो है, इस फोटो के थ्रू हमने क्या किया है, इधर ध्यान दो, देखो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे वॉल्केनो हो रहा है, तो ये वॉल्केनिज्म हमारी क्या हो गई, एंडोजेनिक। यहाँ पर क्या हो रहा है, अर्थक्वेक कॉज हो रहा है, अर्थक्वेक के कारण भी क्या हो गया, है ना। आप देखो वॉल्केनो के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे एक माउंटेन टाइप का बन रहा है वॉल्केनिक। उसके बाद बहुत सारे वॉल्केनोज जो रहते हैं उनका जो लावा रहता है बहुत ज्यादा लिक्विड रहता है, तो बहुत लंबे लंबे डिस्टेंस तक फ्लो होता है, तो फिर वो प्लेट्यू फॉर्म कर लेता है। डेक्कन प्लेट्यू जो है इंडिया में, वो इसी का एग्जाम्पल है, पेनिनसुलर प्लेट्यू। फिर अर्थक्वेक के कारण भी क्या होता है, जो आपकी क्रस्ट है उसमें बहुत ज्यादा मूवमेंट हमें देखने को मिलता है, उसके कारण कुछ नए लैंडफॉर्म फॉर्म हो जाते हैं। तो इस तरीके से अर्थ के अंदर एक्ट करती है। वहीं पर फॉर एग्जांपल एक ये रिवर है, रिवर ने देखा, आप देखो यहाँ पर एक क्या कर रखा है, लैंडफॉर्म बना रखा है। ये कौन सा लैंडफॉर्म है, जब हम लैंडफॉर्म्स पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा। तो ये लैंडफॉर्म क्या कर रखा है, यहाँ पे बहुत ज्यादा रिवर ने इरोजन करके इस टाइप की एक वैली, या फिर इसको गॉर्ज में बोल देता हूँ, ये उन्होंने बना रखा है। तो ये हमें समझ में आ रहा है कि ये एंडोजेनिक फोर्स क्या कर रही है, अर्थ सरफेस के अंदर एक्ट कर रही है। वहीं पर एक्सोजेनिक फोर्स जो है हमारी अर्थ सरफेस के बाहर एक्ट कर रही है। अब आगे हम देखते हैं इसके अंदर। पहले हम पढ़ लेते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस के बारे में अच्छे से, फिर हम आएंगे एक्सोजेनिक फोर्सेस। अब हमने अभी कुछ फैक्टर्स जो देखे थे,
इसमें एक तो रेडियो एक्टिविटी देखा था, फिर रोटेशन देखा था, टाइडल फोर्सेज देखा था, फिर फ्रिक्शन, प्राइमोर्डियल हीट। इनको हम एक बार समझ लेते हैं। इन सब फोर्सेस के कारण आपके एंडोजेनिक फोर्सेज जो है वो एक्ट करती है। रेडियो एक्टिविटी अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि अर्थ के अंदर बहुत सारे रेडियो एक्टिव मटेरियल है, आइसोटोप्स है, जिनका डीके होता है और उसके कारण जो एनर्जी रिलीज होती है। सेकंड क्या हो गया, रोटेशन। रोटेशन के कारण भी जो आपकी क्रस्ट है उसमें बहुत ज़्यादा कंप्रेशन होता है, टेंशन प्रोड्यूस होती है। फिर टाइडल फोर्सेस। टाइडल फोर्सेस का मतलब होता है कि जो सन और मून की ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी क्या करती है, अर्थ के ऊपर एक्ट करती है, अर्थ की क्रस्ट के ऊपर वो एक्ट करती है। जब वो ओशन पर एक्ट करती है उस कारण से टाइड्स ऑकर होती है हमारी, और जब वो अर्थ क्रस्ट पर एक्ट करती है तो उस कारण से अर्थ क्रस्ट में बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट होती है। फिर फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मतलब है कि अभी जो हमारी अर्थ क्रस्ट है वो बहुत ज़्यादा क्या है, जिगजैग रूप में एक दूसरे से फिट है ना। क्रॉस सेक्शन में आप देखोगे, अगर इधर हम थोड़ा ध्यान दें तो ये क्या जिगजैग रूप से एक दूसरे में क्या है, ये फिट है। और इनके बीच में जब मूवमेंट होती है, इनके बीच में क्या होती है, मूवमेंट होती है, तो बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन कॉज होता है, और इसी फ्रिक्शन के कारण भी आप देखोगे बहुत सारे लैंडफॉर्म्स बनते हैं। फिर एक आया हमारा प्राइमोर्डियल हीट। प्राइमोर्डियल हीट का मतलब होता है कि अर्थ जब हमारी फॉर्म हुई थी तो वही हीट जो है अभी भी हमें अर्थ सरफेस के अंदर देखने को मिलती है। बिल्कुल आप सेंटर में जाओगे तो वो हीट अभी भी वहाँ पर प्रेजेंट है। ऊपर की जो बाहर की जो सरफेस है, आउटर लेयर से, वहाँ से वो हीट धीरे धीरे क्या कर गई, एस्केप कर गई, लेकिन अंदर जो है वो आज भी हीट हमें देखने को मिलेगी। तो ये सारे रीजंस होते हैं जिसके कारण आप देखोगे कि क्या होता है, आपकी एंडोजेनिक फोर्सेस जो है वो एक्ट करती है। चलो इसके बाद आगे हम देखते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा, डायस्ट्रोफिज्म। डायस्ट्रोफिज्म की डेफिनेशन ही क्या हो जाएगी कि ये ऐसी फोर्स है जो कि क्या करेगी, अर्थ क्रस्ट में हमें देखने को मिलेगी। क्या करेगी ये कि अर्थ क्रस्ट में कोई भी मूवमेंट आएगी उसके कारण ये फोर्स हमें देखने को मिलेगी। इसको हम बोल देंगे डायस्ट्रोफिज्म। इसमें प्लेट टेक्टोनिक्स आ जाएगा हमारा, ओरोजिनेसिस आ जाएगा हमारा, एपिरोजिनेसिस आ जाएगा हमारा, अर्थक्वेक आ जाएगा हमारा, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाएगी। एपिरोजेनिक का मतलब होता है कॉन्टिनेंट फॉर्मेशन, एपिरोजेनेसिस कॉन्टिनेंट का फॉर्मेशन। एपिरोजेनिक का मतलब होगा कि ये वो फोर्सेस है जिसके कारण कॉन्टिनेंट आपकी क्रिएट होते हैं। फिर वहीं पर ओरोजेनिक जो रहती है वो माउंटेन क्रिएटिंग फोर्स। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर बहुत सारी फोर्स हमें देखने को मिल रही है, कंप्रेशन देखने को मिल रहा है, फोल्डिंग इनके बीच में देखने को मिल रही है, फोल्डिंग मिल रही है, ये अपलिफ्ट हो रहा है, ये सबसाइड कर रहा है। तो ये सब चीजें क्या कर रही है, अलग अलग लैंडफॉर्म क्रिएट कर रही है। फोल्डिंग हो रही है उसके कारण यहाँ पर क्या बन रहे हैं, माउंटेन और वैलीज बन रही है। फिर अपलिफ्ट होने के कारण भी यहाँ पर क्या बनेंगे, कुछ या तो हिल्स वगैरह बन जाएगी या फिर आपके कुछ प्लेट्यू वगैरह बन जाएंगे। सबसाइड करने के कारण आपकी वैलीज बन जाएगी। फिर फॉल्टिंग के कारण भी आप देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर वैली जो है वो फॉर्म हो रही है। तो ऐसे आपके बहुत सारे जो लैंडफॉर्म्स होते हैं वो इन चीजों के कारण फॉर्म होते हैं। तो ये सारी जो है ये किसके अंदर आ जाएगी, डायस्ट्रोफिज्म में। डायस्ट्रोफिज्म का सीधा साधा मतलब यही है कि ऐसी फोर्स जो कि अर्थ क्रस्ट के मूवमेंट के कारण हो रही है ना, और अर्थ सरफेस के अंदर से हमें देखने को मिलती है। चलो फिर इसके अंदर पहले हम बात कर लेते हैं एपिरोजेनिक या फिर कॉन्टिनेंट मूवमेंट। एपिरोजेनिक मतलब कॉन्टिनेंट जिस तरीके से फॉर्म होते हैं, तो इसमें या तो हमें अपलिफ्ट देखने को मिलता है या फिर वॉर्पिंग या सबसिडेंस देखने को मिलता है। वॉर्पिंग का मतलब होता है कि कुछ भी अगर हमें मूवमेंट या फिर फॉर एग्जांपल ये हमारी एक सरफेस थी, अब ये सरफेस क्या होगी, ये पूरी तरीके से बिगड़ गई है, तो इसको हम बोल देंगे वॉर्पिंग। इसको हम क्या बोल देंगे, वॉर्पिंग। किसी सरफेस का बिगड़ना क्या है, वॉर्पिंग है। क्या होता है, ये कैसे फॉर्म होती है हम समझ लेते हैं। तो आप यहाँ पर देखोगे क्या होगा कि ये एक हमारा कॉन्टिनेंट था, एक कॉन्टिनेंट का एरिया था। यहाँ पर क्या होगा कि ये वाला जो बीच वाला पार्ट है ये क्या कर जाएगा, ऊपर की तरफ अपलिफ्ट हो जाएगा। ये ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, अपलिफ्ट हो जाएगा। या फिर ये बीच वाला पार्ट क्या हो जाए, सबसाइड कर जाए। बीच वाला पार्ट क्या हो जाए, सबसाइड कर जाए। तो अपलिफ्ट कर जाएगा तो यहाँ पे हिल या माउंटेन फॉर्म कर लेगा, और जब सबसाइड करेगा तो यहाँ पर ये क्या बना लेगा, वैली बना लेगा। तो इस तरीके से भी आपके कॉन्टिनेंट जो है वो फॉर्म होते हैं। तो ये कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग में आ जाता है। चलो अगला इसके अंदर हम देखते हैं। अब नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो हमारी नेक्स्ट मूवमेंट आ जाती है ओरोजेनिक। ओरोजेनिक को हम क्या भी बोल देते हैं, माउंटेन बिल्डिंग मूवमेंट। ओरोजेनिक को क्या भी बोलते हैं, माउंटेन बिल्डिंग मूवमेंट। अब ये जो ओरोजेनिक है ये आप देखोगे किस किस के कारण होती है। एक तो आप देखो कि कंप्रेशन के कारण, ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, ये आपस में दोनों से टकरा रही है।
ये कॉन्टिनेंटल प्लेट, ये भी कॉन्टिनेंटल प्लेट, और ये बीच में क्या आ गई, ओशनिक प्लेट। तो पहले कॉन्टिनेंटल प्लेट ओशनिक प्लेट से टकरा रही है, इसके कारण यहाँ पर क्या क्रिएट हो रहा है, कंप्रेशन क्रिएट हो रहा है, और इसी कंप्रेशन के कारण देखो आपका यहाँ पर एक माउंटेन ये फॉर्म हो गया, आपका यहाँ पर क्या हो गया, माउंटेन फॉर्म हो गया। तो इसी तरीके से आपके जब दो प्लेट्स के बीच में कंप्रेशन होता है तो उस तरीके से आपके माउंटेन जो है फॉर्म होते हैं। तो ये मूवमेंट जो है, इस मूवमेंट को हम बोलते हैं एपिरोजेनिक मूवमेंट। एपिरोजेनिक का ओरोजेनिक मूवमेंट, ओरोजेनिक का मतलब ही क्या है, माउंटेन फॉर्मेशन वाली मूवमेंट जो हमें देखने को मिलती है ना, फोल्डिंग के कारण, फॉल्टिंग के कारण। ये हमें बता रहा है फोल्डिंग। फोल्डिंग कैसे होती है, आप देखोगे कि एक ब्लॉक है हमारे पास है ना, इसमें कुछ क्या होगा, फॉल्ट क्रिएट होगा, और इन फॉल्ट के अंदर अब यहाँ पर क्या होगा, कंप्रेशन होगा। कंप्रेशन के कारण क्या होगा, एक पार्ट जो है इसका वो अपलिफ्ट कर जाएगा, और ये फिर बाद में इरोड हो के आपका क्या फॉर्म कर लेगा, माउंटेन फॉर्म कर लेगा। तो इस तरीके से भी आपके माउंटेन्स जो है वो क्रिएट होते हैं। अगर फोल्डिंग से आप देखोगे तो हिमालयन माउंटेन फॉर्म हुए हैं फोल्डिंग से, वहीं पर आपके जो विंध्या माउंटेन है वो एक एग्जाम्पल है फॉल्टिंग का, फॉल्टिंग से वो क्रिएट हुए हैं। फिर ये दोनों हमने देख लिए डायस्ट्रॉफिज्म। अब अगला हमारा आ जाता है एक्सोजेनिक मूवमेंट। एक्सोजेनिक मूवमेंट यानी वो मूवमेंट जो कि अर्थ सरफेस के बाहर एक्ट करेगी। इसमें अगर हम पढ़ना चाहें तो क्लास 11th के एनसीईआरटी में हम बहुत ही अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं, मगर वो सारी चीज़ें हमारे काम की नहीं है। हमारे एग्जाम में केवल क्वेश्चन ही आएगा कि अच्छा एपिरोजेनिक है तो वो क्या है, माउंटेन फॉर्मेशन वाली है या कॉन्टिनेंटल फॉर्मेशन वाली है, ओरोजेनिक है तो वो क्या है, माउंटेन फॉर्मेशन वाली है कि कॉन्टिनेंटल फॉर्मेशन वाली है। तो वही बात है कि यहाँ पर फोर्स क्या नाम और उसका मतलब मेन क्या है कि क्या फॉर्म कर रही है, वो हमारे लिए ज़्यादा काम का होगा। अब आप हमारी जो एक्सोजेनिक फोर्स है वो सरफेस के बाहर एक्ट करती है। अब एक्सोजेनिक फोर्सेज जो हमारी होती है उसको हम डेन्यूडेशनल में ऐड करेंगे, उसके एक प्रोसेस में ऐड करेंगे डेन्यूडेशन। डेन्यूडेशन में आपकी ये 4 प्रोसेस आ जाएगी, वेदरिंग आ जाएगा, इरोजन आ जाएगा, मास मूवमेंट या फिर ट्रांसपोर्टेशन भी मैं बोल दूँ, ट्रांसपोर्टेशन आ जाएगा, और ट्रांसपोर्टेशन के बाद लास्ट आपका आ जाएगा डिपोजिशन। अभी हम चारों समझेंगे कि वेदरिंग का मतलब क्या होता है, इरोजन का मतलब क्या होता है, फिर ट्रांसपोर्टेशन मास मूवमेंट क्या होगा और डिपोजिशन क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। तो एक्सोजेनिक फोर्सेस आप देखो, अभी हमने देखा था कि एंडोजेनिक फोर्सेस जो थी हमारी रेडियो एक्टिव डिके के कारण हो रही थी, जो प्राइमोर्डियल हीट थी अर्थ की उसके कारण वो फोर्सेस एक्ट कर रही थी। एक्सोजेनिक फोर्सेस जो रहती है वो इसलिए एक्ट करती है क्योंकि आपको अर्थ सरफेस पर सनलाइट जो है एक तो उसका इफेक्ट देखने को मिल रहा है, फिर एक बहुत सारा मटेरियल जो अर्थ सरफेस के अंदर होता है वो ग्रेविटी के अंडर एक्ट करता है। तो इन दो रीजन के कारण आपकी अर्थ सरफेस पर जो हमें बहुत सारी चीजें हैं वो एक्ट होते हुए दिखती है। टेम्परेचर, फिर उसके बाद प्रेसिपिटेशन यानी बारिश भी है, स्नो भी है, ये भी दो बहुत एक इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक एलिमेंट होते हैं। इसके कारण क्या होगा, अभी हम अच्छे से पढ़ेंगे कि इसके कारण कैसे आपका जो अर्थ सरफेस है उस पर स्ट्रेस आएगा, ये हम अभी अच्छे से पढ़ेंगे कि किस कारण स्ट्रेस आएगा। अब हम पढ़ लेते हैं यहाँ पर जियोमॉर्फिक एजेंट्स। जियोमॉर्फिक एजेंट्स यानी जिनके कारण ये प्रोसेसेस हो रही है, जो कि इन प्रोसेसेस को कॉज कर रहे हैं। इसमें आप देखोगे वाटर, आइस, विंड, ये आपके 3 मेन क्या है, जियोमॉर्फिक एजेंट है। और ये क्या करेंगे, इन्हीं के कारण वेदरिंग भी होगी, इन्हीं के कारण इरोजन भी होगा, इन्हीं के कारण मास मूवमेंट भी होगा, और इन्हीं के कारण डिपोजिशन भी होगा, है ना। कहीं पर आप देखोगे तो ये वेदरिंग करेंगे, कहीं पर इरोजन करेंगे, कहीं पर ट्रांसपोर्टेशन चल रहा होगा और कहीं पर ये डिपोजिशन करेंगे। तो यही क्या आपके जो जियोमॉर्फिक एजेंट्स है ये एक्ट करते हैं सरफेस पर, और फिर बहुत सारे अलग अलग तरीके के लैंडफॉर्म ये बनाते हैं। फिर इसके बाद हम बात कर लेते हैं डेन्यूडेशन। अभी हमने देख ली डेन्यूडेशन का पूरे ये कि बियरिंग से लेकर उसका लेवलिंग तक सरफेस का, है ना। ये सरफेस थी, समझो देखो ये एक सरफेस थी, ऊंची सरफेस, और यहाँ पर एक हमें डिप्रेशन देखने को मिल रहा है। तो अब यहाँ पर जो भी पत्थर वगैरह हैं वो उनमें क्या हो जाएगा, इरोजन हो जाएगा। और मान लो यहाँ पर हवा चल रही है तो ये हवा क्या करेगी, इन इरोडेड पार्टिकल्स को यहाँ पर लाकर डिपॉजिट करना स्टार्ट कर दी, क्योंकि ये डिप्रेशन वाला है। तो धीरे 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 आपका ये जो है ये एरिया क्या हो जाएगा, इरोड हो जाएगा, और ये एरिया जो है ये क्या होने लग जाएगा, फिल होने लग जाएगा, है ना। आपका ऊपर वाला इरोड होके इतना हो गया और ये धीरे धीरे फिल होके इतना बन गया। तो यही प्रोसेसेस क्या कर रही है, एक्ट कर रही है। ये जो प्रोसेस है कि इरोजन से लेकर डिपोजिशन, इसको हम बोल देंगे डेन्यूडेशन। चलो फिर आगे हम देखते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट अगर अब आप इसमें देखोगे तो यही डेन्यूडेशन में क्या क्या है, वेदरिंग है, जैसे ये देखो यहाँ पर हमें वेदरिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पर क्या देखने को मिल रही है, वेदरिंग देखने को मिल रही है।
वेदरिंग का मतलब ये होता है कि जब आपकी एक रॉक सरफेस जो रहती है वो क्या होती है, छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक हो जाती है, बहुत सारे क्रैक्स आ गए इसमें। अब क्रैक्स के बाद क्या होगा, धीरे धीरे अलग अलग हिस्सों में ब्रेक हो जाएंगे। फिर ये जो ब्रेक होंगे इन्हीं के ऊपर क्या होगा, और ज़्यादा यही प्रोसेस एक्ट करेगी, ये और ज़्यादा छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक हो जाएंगे। फिर धीरे धीरे ये फाइनर फाइनर पार्टिकल्स में ब्रेक होते जाएंगे। विंड इनके ऊपर एक्ट करेगी, वाटर इनके ऊपर एक्ट करेगा, ग्लेशियर्स इनके ऊपर एक्ट करेंगे, और फिर इनको कहीं और जाके डिपॉजिट कर दिया जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है ब्रेकिंग वाली, ये जो प्रोसेस क्या है ब्रेकिंग वाली, इसको हम बोलेंगे वेदरिंग। ब्रेकिंग वाली जो प्रोसेस है कि रॉक आपकी क्या हो रही है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हो रही है, ये आपका हो जाएगा वेदरिंग। यहाँ पर हमें दो प्रोसेस देखने को मिल रही है, इरोजन भी मिल रहा है और ट्रांसपोर्टेशन भी मिल रहा है। अब आप देखो ये एक छोटी सी रिवर टाइप आप मान लो, तो यहाँ का सॉइल जो था वो वीक होगा, तो ये क्या कर रही है कि पहले ये बिल्कुल प्लेन सरफेस हुआ होगा, पहले ये बिल्कुल क्या हुआ होगा, प्लेन सरफेस, लेकिन अब यहाँ पर रिवर ने इरोड कर करके इसको कैसा बना दिया है, थोड़ा नीचे हिस्सा बना दिया है, थोड़ा एक टाइप की वैली टाइप की यहाँ पर फॉर्म कर दी है रिवर ने, है ना। रिवर ने यहाँ पर क्या कर दी, एक टाइप की वैली फॉर्म कर दी है। ये वैली दिख रही है ना हमें, ये छोटी सी वैली टाइप की, ये क्या कर दी है, इसने रिवर ने फॉर्म यहाँ पर कर दी है। तो ये क्यों फॉर्म करी, क्योंकि यहाँ से मिट्टी को वाटर जो था, रिवर जो थी वो अपने साथ बहाकर ले गई, वाटर अपने साथ यहाँ से मिट्टी को बहाकर ले गया। तो ये जो वाटर ने क्या किया, मिट्टी को अपने में डिसॉल्व कर लिया, ये था इरोजन की, यहाँ से मिट्टी को उसने क्या कर दिया है, इरोड कर दिया है, हटा दिया। और फिर वाटर अपने साथ उसको क्या करके ले गया है, ट्रांसपोर्ट करके ले गया। वाटर अपने साथ क्या करके ले गया है, ट्रांसपोर्ट करके ले गया। देखो ये इरोजन हमें देखने को मिल रहा है। अब ये पत्थर यहाँ पर थे, है ना, यहाँ से हवा आ रही है, तो ये हवा के कारण और फिर नीचे ग्रेविटी के एक्ट करने के कारण क्या हो रहे हैं, इरोड हो गए यहाँ से। फिर ये ट्रांसपोर्टेशन हमें देखने को मिल रहा है, और यहाँ जाकर वो क्या हो गए, डिपॉजिट हो गए, तो ये हमारा हो गया डिपॉजिशन। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये चलती रहती है, एक लैंडफॉर्म दूसरे लैंडफॉर्म में कन्वर्ट होता रहता है ना। कोई भी लैंडफॉर्म, कोई भी फीचर आप अर्थ पे देखोगे तो वो परमानेंट नहीं है, धीरे धीरे वो दूसरे फॉर्म में चेंज हो ही जाता है। इनको हम अच्छे से समझ लेते हैं पहले। अच्छा, वेदरिंग जो है, वेदरिंग के टाइप्स हम समझ लेते हैं। हाँ, वेदरिंग के आप देखोगे बहुत सारे हमें टाइप मिलेंगे। एक हमें मिलता है केमिकल वेदरिंग, फिर इसके बाद एक हम इसमें पढ़ेंगे फिजिकल वेदरिंग, फिर फिजिकल वेदरिंग के बाद हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल वेदरिंग। तो इस टाइप की कुछ वेदरिंग्स के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला यहाँ पर है हमारा केमिकल वेदरिंग। अब जो केमिकल वेदरिंग है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही स्लो प्रोसेस है ना, स्लो, और आप देखोगे धीरे धीरे इसके कारण डिकम्पोजिशन होगा। अब केमिकल वेदरिंग किसके कारण होगी, तो आप देखोगे क्या कि एयर में जो गैसेस प्रेजेंट है उनके कारण वाटर जो है वो क्या करेगा, कुछ केमिकल रिएक्शंस यहाँ पर करेगा, वाटर के कारण सॉल्यूशन बन जाएगा उस कारण। इसके हम टाइप समझेंगे, उससे आपको केमिकल वेदरिंग अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब केमिकल वेदरिंग भी हमें बहुत अलग अलग टाइप्स की पढ़नी है। पहला पढ़ना है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, है ना, दो टाइप के सॉल्यूशन, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। सॉल्यूशन का मतलब ही क्या है कि एक सॉल्वेंट है वो अपने आप में सॉल्यूट को क्या कर रहा है, डिसॉल्व कर रहा है। तो मान लो एक मिट्टी वाला एरिया है, ये मान लो ये रॉक सरफेस थी, है ना, ये लाइमस्टोन की रॉक है, लाइमस्टोन चूना पत्थर जिसको हम बोलते हैं, जिससे चौक भी बनती है हमारी। तो यहाँ पर जब पानी आया तो पानी के अंदर लाइमस्टोन क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया, और जब पानी बहकर गया तो वो डिसॉल्व लाइमस्टोन को अपने साथ बहाकर ले गया। तो ये एग्जांपल हो गया सॉल्यूशन का, कि सॉल्यूशन से किस तरीके से वेदरिंग हो सकती है। फिर एक तो ये हमने देख लिया, जनरली किस रीजन में देखने को मिलेगा, ये लाइमस्टोन वाले रीजन में देखने को मिलेगा। ऐसी रॉक जो कि कैल्शियम कार्बोनेट की बनेगी, ये क्या हो जाएगी, रेन वाटर में डिसॉल्व हो जाएगी, और फिर रेन वाटर जो है इसे अपने साथ बहाकर ले जाएगा। ये हमारा हो जाएगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद अगला हम देखेंगे इसके अंदर ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन आपको पता है कि जब क्या होता है कि किसी चीज में ऑक्सीजन ऐड होती है, किसी केमिकल रिएक्शन में जब ऑक्सीजन ऐड होती है तो उसको हम बोल देते हैं ऑक्सीडेशन। जनरली ये ऑक्सीडेशन हमें किस में देखने को मिलता है, ऐसी रॉक जिसमें आयरन प्रेजेंट रहता है। ये देखो एक रॉक का टुकड़ा है बड़ा सा, इसके अंदर आयरन प्रेजेंट है। आयरन प्रेजेंट होने के कारण क्या हो रहा है कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये जब मॉइस्चर और एयर इसके ऊपर एक्ट करेगी तो ये हमारा आयरन किस कलर में कन्वर्ट हो गया, रेड कलर में। रेड कलर क्या इंडिकेट कर रहा है हमें कि आयरन जो है वो आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन हमें देखने को मिल रहा है। तो ये जो ऑक्सीडेशन है इसके कारण भी आप देखोगे धीरे धीरे वेदरिंग इसमें हमें देखने को मिलेगी। तो ऑक्सीडेशन भी हमारा किस में आ जाएगा, केमिकल वेदरिंग में आ जाएगा, है ना भाई। आयरन जिसमें होगा उसमें जनरली हमें ये इस टाइप की वेदरिंग देखने को मिलेगी। फिर आगे इसके बाद नेक्स्ट है हमारा
डिकम्पोजिशन बाय ऑर्गेनिक एसिड। अब बहुत सी बार आप देखोगे क्या होता है, कुछ जो रॉक वगैरह रहती है इस पे ये कुछ दिख रहे हैं पेच, ये पेचेस जो आपको दिख रहे हैं ये है लाइकन। लाइकन एक सिम्बायोटिक प्लांट आप मान लो, है ना, थेलोफाइटा ग्रुप का, आपने बायो में अगर पढ़ा हो तो थेलोफाइटा ग्रुप का बिलोंग करता है। तो ये जब भी किसी रॉक के ऊपर ग्रो होता है तो ग्रो होने के साथ ही कुछ एसिड जो है इस पर रिलीज करता है, कुछ ऑर्गेनिक एसिड इस पर क्या करता है, रिलीज करता है। बहुत सारे बैक्टीरिया भी रहते हैं तो ये क्या करते हैं, एसिड्स को प्रोड्यूस करते हैं। वही एसिड क्या करेंगे, फिर इस रॉक को धीरे धीरे डिकम्पोज करना स्टार्ट करेंगे और इस डिकम्पोजिशन के कारण क्या हो जाएगी, ये रॉक जो है इसमें वेदरिंग, ये रॉक जो है छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगी, वेदरिंग इसमें होना स्टार्ट हो जाएगी। चलो अगला हम देख लेते हैं नेक्स्ट। इसके अंदर एक आती है हमारी कार्बोनेशन। कार्बोनेशन का सीधा साधा मतलब ये ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या है, या तो कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट बनेगा और उसके कारण जो वेदरिंग होगी, वही जो हमने लाइमस्टोन का एग्जांपल देखा वो इसमें भी देख सकते हैं। फेल्डस्पार में भी हमें देखने को मिलता है ना, वो एयर के साथ मिलकर या फिर वाटर के साथ मिलकर एक कार्बोनेट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे और वो फिर वहां से पानी के साथ या एयर के साथ चले जाएंगे, तो उस कारण से जो वेदरिंग होगी वो कार्बोनेशन हो जाएगा। एक हो जाएगा हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब क्या, एडिशन ऑफ वाटर। तो ऐसे मिनरल्स जो कि वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, है ना, वाटर में ये क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे और उसके कारण ये क्या कर जाएंगे। देखो आप यहाँ पर एक एग्जांपल हमने यहाँ पर बना रखा है, इधर ध्यान दो। देखो अब यहाँ पर क्या है, वाटर को एब्जॉर्ब करके ये क्या करने लग गया, एक्सपांड करने लग गया। तो अब एक्सपांड के कारण क्या होगा कि इसके अंदर के जो मटेरियल है वो धीरे धीरे ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएंगे। वाटर लूज करेगा तो ये वापस से जो है वो छोटा हो जाएगा, फिर वाटर आएगा तो फिर एक्सपांड कर जाएगा। तो इसके कारण आप देखोगे कि इसमें भी वेदरिंग हमें देखने को मिलेगी। तो इस कारण से भी रॉक आपकी क्या होती है, वेदरिंग हमें देखने को मिलती है। चलो इसके बाद अगला नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसके अंदर। अब यहाँ पर हमने देख लिया था अभी तक फिजिकल वेदरिंग, अगला जो हमने पढ़ना है इसमें वो है, अभी तक हमने देख लिया था केमिकल वेदरिंग, अगला जो इसमें हमें पढ़ना है वो है फिजिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग जो है वो भी बहुत सारी अलग अलग टाइप्स की होती है, इसको मैकेनिकल वेदरिंग भी बोल दिया जाता है ना। केमिकल वेदरिंग से कैसे अलग है कि केमिकल वेदरिंग में हम देख रहे थे कि किसी ना किसी केमिकल रिएक्शन के थ्रू हो रहा था, और फिजिकल वेदरिंग आपका होगा जनरली टेम्परेचर में चेंज होने से। टेम्परेचर आपका ज़्यादा हुआ फिर एकदम से कम हो गया, फिर ज़्यादा हुआ फिर कम हो गया, उसके कारण जो वेदरिंग होगी वो हमारी जनरली फिजिकल वेदरिंग में हम कंसिडर करेंगे। पहला ही इसमें क्या गया, टेम्परेचर चेंज। तो टेम्परेचर चेंज जनरली ड्राई डेजर्ट वाले रीजन में हमें देखने को मिलता है। अगर आप डेजर्ट वाले रीजन में देखोगे तो वहां पर क्या होता है कि कोई रॉक है तो दिन में बहुत तेज गर्मी पड़ती है तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, लेकिन रात में फिर वहां पर टेम्परेचर बहुत कम भी हो जाता है, तो फिर वो रात में बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी। तो थर्मल एक्सपांशन भी हो रहा है, फिर रात को फिर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, फिर सुबह थर्मल एक्सपांशन फिर कॉन्ट्रैक्शन, इसके कारण वेदरिंग होना स्टार्ट हो जाती है। इसके कारण आप देखोगे रॉक में बहुत सारी स्ट्रेस क्रिएट हो जाती है, टेंशन क्रिएट हो रही है, इसके कारण यहाँ पर क्या हो जाएगी, वेदरिंग हो जाएगी। ये यहाँ पर आप देखो ये अलग अलग क्या हो रहा है, ये वेदरिंग इसी कारण से हुई है। ये पूरा एक रॉक था लेकिन इस पे आप देखोगे अलग अलग लेयर्स बनकर इसकी हटने लग जाएगी लेयर्स। इस लेयर फॉर्मेशन वाला जो वेदरिंग है इसको हम बोल देते हैं एक्सफोलिएशन। इसको क्या भी बोल दिया जाता है, एक्सफोलिएशन। अगली स्लाइड में हम एक्सफोलिएशन को अच्छे से देख लेते हैं, है ना। एक्सफोलिएशन की यहाँ पर मैंने डेफिनेशन भी लिख दी। ये देखो एक्सफोलिएशन बता रहा है अलग अलग लेयर में ये उतर रहा है परत में, इसी को क्या बोला जा रहा है, एक्सफोलिएशन। किसके कारण हो रहा है, किसके कारण हो रहा है, वही रीजन है, ये टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, रात को फिर टेम्परेचर क्या हो जा रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है। तो जो टेम्परेचर में जो डिफरेंस देखने को मिल रहा है उसके कारण इसके जो पार्टिकल्स है एक्सपांड भी कर रहे हैं फिर कॉन्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं, तो उसके कारण अलग अलग इसकी पील्स जो है वो लेयर्स जो है वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, निकलते जा रही है। देखो ये लेयर्स निकलते जा रही है, तो ये हमारा क्या हो गया, फिजिकल वेदरिंग का एग्जाम्पल हो गया। और इस लेयर्स में जब वेदरिंग होती है तो इसको एक्सफोलिएशन बोल दिया जाता है। एक्सफोलिएशन के बाद फ्रॉस्ट एक्शन। फ्रॉस्ट एक्शन हम देखेंगे, फ्रॉस्ट एक्शन आपका किस तरीके से होता है। फ्रॉस्ट एक्शन में जनरली क्या होता है आपका, ये देखो कोई एक रॉक था, उसमें क्या था, मान लो एक आपकी रॉक है, इसमें क्या आ गया, अभी इतना गैप आ गया, इस गैप में क्या हो गया, पानी इकट्ठा हो गया। अब रात को जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ेगी तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। और आप घर पर भी एक्सपेरिमेंट करके देखना, एक बॉटल लेना, उसमें पूरा उसको पानी से भर देना, और उसमें जब आप आइस में कन्वर्ट करोगे तो आइस इसके ऊपर क्या करेगी, प्रेशर क्रिएट करेगी। आइस इसके ऊपर क्या करेगी, प्रेशर क्रिएट करेगी। और इस प्रेशर क्रिएट करने के कारण यहाँ पर क्या होगा
कि ये जो है रॉक, इसमें फिर धीरे धीरे क्या होगा, टेंशन क्रिएट होगा और धीरे धीरे ये सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। ये जो एक क्रिवाइस बनाई है, एक जो छेद बनाई है, धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा और इस हिसाब से जो वेदरिंग होगी उसको बोला जाएगा फ्रॉस्ट एक्शन से हमारी ये वेदरिंग हो रही है। फिर बायोटिक फैक्टर, बायोटिक फैक्टर में क्या होगा कि बहुत सी बार क्या रहता है कि जो रॉक के अंदर जो क्रिवाइसेस रहती है उसमें बहुत सी बार कुछ प्लांट्स वगैरह ग्रो कर जाते हैं, उनको मिनरल्स वगैरह मिल जाता है, जिसकी कि पत्थर है, इसमें यहाँ पे आप देखो प्लांट के रूट्स हमें देखने को मिल रही है, जिसके कारण ये पत्थर पूरी तरीके से क्या हो गया, ब्रेक हो गया, ये पत्थर पूरी तरीके से ब्रेक हो गया। तो ये क्या हो गया हमारा बायोटिक फैक्टर, यानी किसी लिविंग थिंग के कारण जब हमें यहाँ पर क्या इरोजन वेदरिंग देखने को मिलेगी तो वो हमारा आ जाता है बायोटिक फैक्टर में। चलो बायोटिक फैक्टर भी हमने देख लिया, फिजिकल वेदरिंग यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो गई। फिर अगला हम आ जाते हैं मास मूवमेंट। मास मूवमेंट का मतलब ही यही होता है कि जब बहुत ज़्यादा, मास का मतलब ही क्या है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जब वेदर्ड मटेरियल है वो क्या करेगा, किसी स्लोप पर डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा, ग्रेविटी के अंदर एक्ट कर कर वो मूवमेंट करेगा, तो उसी को हम बोल देंगे मास मूवमेंट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, ये जितना भी सॉइल वाला पार्ट था यहाँ पर, इसके ऊपर पानी गिरा तो ये लूज हो गया, लूज होने के कारण अब क्या हो रहा है, ग्रेविटी भी एक्ट कर रही है, तो ये क्या है, नीचे की तरफ जा रहा है, ये नीचे की तरफ पूरा चला गया। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, मास मूवमेंट का। मास मूवमेंट में सबसे कॉमन एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो लैंडस्लाइड्स। लैंडस्लाइड्स क्या है, एक तरीके की मास मूवमेंट है। अब अगर ये मास मूवमेंट पे आप देखने जाओगे तो ये अलग अलग तरीके की हमें देखने को मिलती है। कैसे, एक इसमें आपको सॉइल क्रीप देखने को मिलता है, एक आपको सॉइल फ्लो देखने को मिलता है। क्रीप में जनरली क्या होता है कि सॉइल के साथ साथ ये पूरा ही सॉइल एक साथ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ये पूरा ही सॉइल एक साथ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। जब पूरा ही ये मूव करेगा, देखो आप ये पेड़ यहाँ पर क्या हो गया, बेंट हो गया पूरी तरीके से, ये फेंस जो है ये भी बेंट हो गई है, जो ये जो पोल्स है ये भी क्या हो गए, धीरे धीरे बेंट हो गए हैं। तो ये स्लो है, ग्रेजुअल, यानी वही धीरे धीरे हो रहा है, मगर पूरा ही कंटिन्यूस मूवमेंट और पूरा ही डाउनहिल एक साथ मूव ये कर रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा सॉइल क्रीप। सॉइल फ्लो में क्या होगा कि सॉइल जो है वो वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा और फिर वो फ्लो होगा, वो हमारा हो जाएगा सॉइल फ्लो। इसमें इंडिविजुअल पार्टिकल डिसॉल्व होंगे। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि इसमें सॉइल फ्लो में क्या होंगे, सॉइल के जो इंडिविजुअल पार्टिकल है वो डिसॉल्व होंगे, वो मूव करेंगे। लेकिन आपका अगर सॉइल क्रीप आप देखोगे तो उसमें इंडिविजुअल पार्टिकल नहीं, जो पूरी ये जो सरफेस है एज अ होल, पूरी सरफेस एक साथ क्या करेगी, मूव करेगी। तो ये हमारा मास मूवमेंट में सॉइल क्रीप देखा हमने, फिर हमने देखा सॉइल फ्लो। इसके साथ साथ फिर एक हमें इसमें लैंडस्लाइड भी देखने को मिलती है। अच्छा, ये स्लो मूवमेंट हो गई थी, फिर हम देख लेते हैं रैपिड मूवमेंट, फिर हम जाएंगे लैंडस्लाइड पर। रैपिड मूवमेंट में भी हमें दो देखने को मिलते हैं, एक तो अर्थ फ्लो देखने को मिलता है और एक मड फ्लो इसमें देखने को मिलता है। अगर इन दोनों आप पिक्चर में देखोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि लो एंगल टेरेसेस जो रहती है, यानी ज्यादा एंगल नहीं है, ये ज्यादा एंगल है या ये ज्यादा एंगल है, ये ज्यादा, ये कम एंगल दिख रहा है हमें, है ना, और यहाँ पर एंगल क्या है, बिल्कुल स्टीप है। तो लो एंगल टेरेसेस पे जब पानी में डिसॉल्व होकर सॉइल जो है आपका मूव कर रहा है तो उसको बोला जाता है अर्थ फ्लो। इसको क्या बोला जा रहा है, अर्थ फ्लो। अब इसको अर्थ फ्लो इस रीजन से भी बोल रहे हैं कि आप देखो ये पूरा ही मटेरियल यहाँ पर क्या हो गया है, ये पूरा ही मटेरियल नीचे आ चुका है। तो ये क्या है, एक तरीके से बहुत ज्यादा मटेरियल था, पूरा ही सॉइल जो यहाँ पर था वो नीचे आ गया। वहीं पर मड फ्लो में क्या, केवल मिट्टी जो है इस रीजन की, केवल जो ऊपर ऊपर का सॉइल था वो फ्लो होकर यहाँ पर नीचे आ रहा है, यहाँ पर क्या करिए, मिट्टी जो है वो फ्लो कर रही है, तो ये हमारा हो जाता है मड फ्लो। चलो फिर उसके बाद आगे हम बात कर लेते हैं हमारी लैंडस्लाइड्स। लैंडस्लाइड्स भी एक तरीके का क्या होता है, मास मूवमेंट होता है। लैंडस्लाइड भी हमें अलग अलग टाइप की देखने को मिलती है। अब लैंडस्लाइड जो है आप देखो, एक तो इसमें स्लाइड हमें देखने को मिलता है, दूसरा इसमें देखने को मिलता है स्लम्प। स्लाइड में क्या होता है कि जब आपका एक ऐसा लेयर जो है वो स्लाइड कर जाए नीचे, जब आपकी एक लेयर स्लाइड कर जाए नीचे तो वो हो जाएगा स्लाइड, एक टाइप की क्या है, लैंडस्लाइड है। वहीं पर क्या होगा, जब एक रोटेशनल मूवमेंट देखने को मिलेगा, यहाँ पर आप ट्री देखो, ट्री इस तरफ झुक गया, ये इस तरफ क्यों झुक गया, ये क्योंकि यहाँ पर रोटेशनल मूवमेंट हुआ होगा, उस कारण से ट्री क्या हो गया, ये झुक गया। तो जब रोटेशनल मूवमेंट के साथ जो आपका जो सॉइल पार्टिकल है वो क्या आए, नीचे आए, तो इस टाइप की मूवमेंट को हम बोल देते हैं स्लम्प। सीधा सीधा आएगा तो स्लाइड हो जाएगा, और जब रोटेशनल मूवमेंट करके आ जाएगा तो वो हमारा हो जाएगा स्लम्प। तो यहाँ पर हमने लैंडस्लाइड जो थी हमारी वो भी कंप्लीट कर ली है। अब जनरली हम देखें तो हमें इतना ही ध्यान रखना है कि एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या होती है, एंडोजेनिक फोर्सेस क्या होती है, उससे ज़्यादा हमें इस पर फोकस
नहीं करना है। जो अलग अलग टाइप की हमारी एक्सोजेनिक फोर्सेस थी, जो अलग अलग टाइप की हमारी एंडोजेनिक फोर्सेस थी, है ना। एंडोजेनिक में जो हमने डायस्ट्रोफिज्म पढ़ा और वोल्केनिज्म पढ़ा, इन दोनों के बारे में। वोल्केनिज्म हमने इस स्लाइड में नहीं पढ़ा है, क्यों? क्योंकि वोल्केनिज्म को हम अकेला नहीं पढ़ सकते। वोल्केनिज्म को हम पढ़ेंगे जब मैं अलग अलग टाइप के वोल्केनोज आपको पढ़ाऊंगा तब। अभी तो हमने केवल जो डायस्ट्रोफिज्म था केवल वही देखा, उसमें भी हमें कोई बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना कि अच्छा माउंटेन किस तरीके से फॉर्म कर रहे हैं, फोल्डिंग के कारण, फोल्टिंग के कारण, फिर उसके बाद फिर आपके जो कॉन्टिनेंट्स है वो किस तरीके से फॉर्म हो रहे हैं। अभी हम ये जो आज जो मैंने आपको पढ़ाई है, हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक होगा कि जो अलग अलग थ्योरीज दी गई है कि किस तरीके से अर्थ क्रस्ट जो है उसमें हमें अलग अलग कॉन्टिनेंट्स, अलग अलग ओशियंस का डिस्ट्रीब्यूशन मिल रहा है, प्लेट टेक्टोनिक है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग है, ये सारी थ्योरीज हम पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर आप देखोगे कि ये चीजें अगर आपने पहले पढ़ ली तो वो चीजें आपको इजीली समझ में आ जाएगी। तो ये आज पढ़ाने का मतलब यही था ताकि आगे जब हम अलग अलग ये मूवमेंट्स पढ़ेंगे तो ये हमें इजीली समझ में आ जाए। ये टॉपिक जो है कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, फिर भी हमें छोड़ना नहीं है। ऊपर ऊपर से जितना इसमें पढ़ाया गया है अगर उतना आप पढ़ लेते हो, आप ये ध्यान रखते हो कि अच्छा अर्थक्वेक जो है वो डायस्ट्रोफिज्म में आएगा, फिर लैंडस्लाइड जो है वो किस में आ जाएगा, आपका एक्सोजेनिक में आ जाएगा, तो बस यही आपके लिए काम कर जाएगा। इससे ज़्यादा डीप में क्वेश्चन वो नहीं पूछेगा। फिर भी अगर आप डीप में पढ़ना चाहते हो तो क्लास 11th की एनसीईआरटी में आप जा सकते हो, वहाँ पर बहुत ही अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया गया है। तो दोस्तों आप ये सब पढ़ लो, है ना। ये जो आपको स्लाइड दी गई है इसमें से नोट्स बना के आप पढ़ लीजिए, क्लास 11th के एनसीईआरटी को आप प्रेफर करिए। आज के लिए हमारा जो स्लाइड थी ये इतनी ही रहेगी, और जो भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें या तो हम देख लेंगे सॉइल का फॉर्मेशन, रॉक का फॉर्मेशन, या तो वो कवर कर लेंगे। वो कवर नहीं करेंगे तो फिर हम इसके बाद क्या कवर कर लेंगे कि आपके जो अलग अलग थ्योरीज है उनको कवर कर लिया जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको आप लाइक कीजिए, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। जय हिंद।